રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતને હું છું જય શર્મા। તો નજર કરીએ સમાચાર પર। ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીના ઘર એન્ટિલિયાની બહાર સ્કોર્પિયોમાં વિસ્ફોટક મળવાના મામલાની તપાસ હવે રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી કરશે। આ મામલે મહારાષ્ટ્ર એટીએસ પણ તપાસ કરી રહ્યું છે। આવી સ્થિતિમાં ફરી એકવાર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સામે સામે આવી ગઈ છે। સ્કોર્પિયોના માલિક મનસુખના શંકાસ્પદ મૃત્યુ મામલે રવિવારે મહારાષ્ટ્ર એટીએસે એક એફઆઈઆર નોંધાવી છે। એન્ટિલિયા સ્કોર્પિયો કેસ તપાસ હવે એનઆઈને સોંપવામાં આવી છે। બહુ જ હાઈ પ્રોફાઇલ આ કેસ હવે ધીરે ધીરે બનતો જાય રહેશે। અત્યાર સુધીની અંદર જે પ્રમાણે રિપોર્ટ આવ્યા હતા કે કોઈ પણ રિપોર્ટ આવ્યા વગર સૌથી પહેલા મનસુખની હત્યા જે થઈ હતી તેને પહેલા આત્મહત્યાનું રૂપ આપવામાં આવ્યું હતું। એ પણ રિપોર્ટની પહેલા રિપોર્ટ આવ્યા બાદ હત્યા સાબિત થઈ છે। હવે એક સવાલ એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે આ જે ઘટના બની રહી છે તેની પાછળ છે કોણ? મુકેશ અંબાણીની પાછળ છે કોણ? કે એવું તો કયું તત્વ છે જે તેમની પાછળ લાગેલું છે? કેમ કે અનેકવાર અનેક મોડ આવ્યા છે, અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। પોલીસ ઉપર બી ઘણા સવાલ થઈ રહ્યા છે, પોલીસ તપાસ ઉપર બી સવાલ થઈ રહ્યા છે કે રિપોર્ટ આવ્યા પહેલા કેવી રીતના કહી શકાય કે આત્મહત્યા છે અને જ્યારે રિપોર્ટ આવે છે ત્યારે રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવે છે કે તે હત્યા છે। તો તેને લઈને મોટા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। આ કેસ ધીરે ધીરે હવે હાઈ પ્રોફાઇલ બનતો જઈ રહ્યો છે, જેને લઈને હવે એનઆઈને તપાસ સોંપી દેવામાં આવી છે। સ્કોર્પિયોના માલિકનો મૃતદેહ પણ શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો। સ્કોર્પિયોના જે માલિક છે, માલિક મનસુખ હિરેન, જેમની મોતની જાંચ અત્યાર સુધીની અંદર તપાસ એનઆઈએ કરશે। હવે આ મામલા એટીએસ પણ જાંચ કરી રહ્યું છે। ઘણા મોટા સવાલ પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે કે પોસ્ટમોર્ટમની રિપોર્ટ વગર મુંબઈ પોલીસે મનસુખની મોતને આત્મહત્યા કેવી રીતના કહી દીધી, જ્યારે રિપોર્ટ બાદ જાણવા મળે છે કે એક આ હત્યા છે। એટલે સૌથી મોટા પ્રશ્નો એ પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે। हाल हमारी साथ मुंबई की संवाददाता शिवानी मिश्रा जुड़ाई गए। शिवानी, सबसे पहला मेरा सवाल यह रहेगा, अभी तक की ये जो हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर एटीएस की टीम की बात की जाए तो एटीएस की जो टीम है उन्होंने पुलिस थाने में जो पहली प्राइमरी रिपोर्ट थी उसकी पूरी जानकारी ले ली है, जिसके बाद अब लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जिसमें एक नया खुलासा सूत्रों द्वारा ये सामने आया है कि जो मनसुख थे हिरण, उनके पास 2 मोबाइल फोन थे, जहां पर एक की लोकेशन वसई में ट्रैक हुई थी जिस पर एटीएस की टीम ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन एक और उनका जो मोबाइल था वो टुंगारेश्वर जो वसई के एक समीप एरिया आता है वहां पाया गया है। हालांकि इसमें 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी ये है हो सकती है, जो एटीएस के सूत्रों का कहना है कि 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मनसुख को पहले अपने साथ वसई विरार का जो एरिया है वहां ले जाया गया होगा, जिसके बाद उनकी हत्या करके उनके शव को उस क्रीक में फेंक दिया गया, या फिर पहले ही मर्डर करके क्रीक में बॉडी फेंकी गई और सिर्फ फोन्स को वसई के इन अलग अलग 2 इलाकों में ले जाया गया। हालांकि जो फोन की लोकेशन टैप हुई है दोनों ही बेहद एक दूसरे से दूर हैं। फैमिली का फिलहाल यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो एटीएस की टीम है, कुल 12 टीमें जो हैं अब तक काम कर रही हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अभी भी इस पूरे केस को एटीएस ही देख रही है। एनआईए द्वारा अब तक इस केस में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया गया है। एटीएस का कहना है कि पूरे केस को वो हैंडल करेंगे, उनके पास एक फाइनल प्राइमरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तब वो जाके एनआईए तक आगे बात पहुंचाएंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब मर्डर मिस्ट्री एक के बाद एक नए नए उसमें संदिग्ध सामने आ रहे हैं, वो गहराती जा रही है, तो किस तरह से आगे इस पूरे केस को हैंडल किया जाएगा। जी शिवानी, दूसरा सवाल ये भी हो रहा है कि कई मोड इसमें आ रहे हैं, हत्या, आत्महत्या, और हर बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग्स कई लोगों पे भी सवाल हो रहे हैं, मुंबई पुलिस पे भी एक सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये तपास एजेंसी क्या कर रही है। पहले जैसे रिपोर्ट के पहले उनकी आत्महत्या कहा जा रहा है, रिपोर्ट के बाद वो रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी हत्या हुई, तो इनमें बहुत बड़े सवाल पुलिस प्रशासन पे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर इस पूरे
पूरे केस की बात की जाए, अगर डे 1 से बात करते हैं, जब उनकी कार चोरी हुई थी, तब से जब मनसुख हिरन ने केस फाइल किया था, एफआईआर लॉन्च की थी, उसके बाद भी पुलिस ने उनकी कार चोरी को लेके पहले तो कंप्लेन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, जिस रात वो गायब हुए थे, जब फैमिली ने उनके मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी, तभी भी पुलिस ने पहले केस लिखने से मना किया मिसिंग का, और जब रात में 2 बजे, अगले दिन यानी कि जब 2 बजे लिखा गया कंप्लेंट, तभी भी पुलिस ने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरी चीज़ ये है कि ये इकलौती अंबानी के इस पूरे टेरर अटैक केस में इकलौती ऐसी मुख्य कड़ी थे जिसके द्वारा अलग जानकारियां निकाली जा सकती थी, गाड़ी और गाड़ी को चोरी के अलावा भी। तो इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन आखिर क्यों नहीं दिया गया अगर ये इतना बड़ा सबूत थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसके बाद जिस दिन मौत की खबर सामने आई, इमीडिएटली यहाँ पर कमिश्नर ने बयान दे दिया कि ये एक सुसाइड है, जबकि तब तक सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ था और परिवार द्वारा ऑलरेडी मिसिंग कंप्लेंट भी लॉन्च की गई थी। जिसके बाद जो वीडियोस सामने आई हैं, वीडियोस के अंदर साफ देखा गया है कि उनके मुंह में जो कॉटन के कई सारे लेयर्स के रुमाल थे उन्हें फिट रखा गया था, जिसकी वजह से ये साफ हो गया कि ये एक मर्डर है। और अब पुलिस शक के घेरे में इसलिए आती है कि एक के बाद एक जो नए नए पहलू आ रहे हैं, परिवार को भी मीडिया से संपर्क करने से साफ साफ मना कर दिया गया है। पुलिस खुद इस बात की जानकारी नहीं दे रही है। साथ ही साथ जब मनसुख की पत्नी विमला ने पहली बार मीडिया के आगे बयान दिया तो उन्होंने भी यही बताया था कि किस तरह से कांदिवली क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम तावड़े है, उनके ही कॉल करने पर मनसुख घर से निकले थे। तावड़े लगातार मनसुख के संपर्क में हमेशा रहते थे। 8 बजे का वक्त था जब कॉल आया था और 8:28 का वो वक्त है जब वो अपने घर से पैदल निकल चुके थे, जहां वो हमेशा बाइक से जाते थे, पर इस बार उन्होंने रिक्शा से आगे जाने का फैसला किया और 10 बजे के बाद से ही जो फोन है उनका लगातार बंद आ रहा था। तो लगातार एक के बाद एक पुलिस वाले का नाम आ रहा है। साथ ही साथ इसमें जो वसे एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ हैं, उनका नाम इसलिए सामने आ रहा है कि वो दोनों ही थाने में रहते थे, यानी कि ऑफिसर वजे और मनसुख हिरन दोनों ही थाने में रहते थे। वजे ने सबसे पहले ये बताया कि उनका मनसुख से किसी भी प्रकार का पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसी रात में जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही थी तब मिस्टर वजे खुद हॉस्पिटल पहुंचे थे थाने के, जहां पर मुंब्रा के अंदर पूरे एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी। तो पोस्टमार्टम होने के बिल्कुल पहले तो जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स थे उनसे वजे की मुलाकात हुई। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस बात पर आके अटकती है कि वजे अगर नहीं जानते थे मनसुख को इतने पर्सनल लेवल पर, तो वो क्यों ऑफिसर्स की एक टीम लेकर थाने के उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर डॉक्टर्स की टीम उनका पोस्टमार्टम करने वाली थी। पोस्टमार्टम के बिल्कुल पहले डॉक्टर्स से मिलने का आखिर मकसद क्या था, इन सारी चीजों को लेकर फिलहाल राजनीति भी इसलिए गर्मा जाती है क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने लगातार सरकार पर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो पुलिस है ये उन्हीं का गुंडा राज है, जिसके चलते इतनी मुख्य कड़ी की अब हत्या हो चुकी है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर अब शिवसेना और बीजेपी के बीच में टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि होम मिनिस्टर का भी यही कहना है कि जो उनकी महाराष्ट्र की एटीएस टीम है वो इस पूरे केस को हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा काबिल है, तो इस केस को एनआईए तक नहीं जाने देना चाहिए था। देखना ये होगा कि अब जब केस एनआईए के हाथों गया है और एनआईए द्वारा अब तक इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की किसी भी तरीके के पहलू को ओपन नहीं किया गया है, तो किस तरह से केस की गुत्थी उलझती है। क्योंकि सबसे पहले सुसाइड और उसके बाद मर्डर का कंफर्म होना, तीसरी बात अब तक सीसीटीवी फुटेजेस को 2000 ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को देखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई फाइनल रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है। फोन की लोकेशन अलग अलग सामने आई है। साथ ही साथ सुसाइड नोट 6 पन्नों का था, जिसमें सिर्फ 4 पन्ने पब्लिक किए गए हैं, 2 पन्ने अभी भी लोगों की नजरों से, मीडिया की नजरों से छुपाए जा रहे हैं। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट लगातार है, कई पुलिस वालों का नाम सामने आया है परिवार द्वारा। तो देखना होगा कि आखिर पुलिस फिलहाल जो खुद शक के घेरे में है वो किस तरह से इस पूरे केस को सॉल्व करती है और कौन कौन से नए पहलू सामने आते हैं। जी शिवानी, आखिरी सवाल के अभी तक की जितनी भी घटनाएं बनी है उन घटनाओं को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि किन लोगों का हाथ हो सकता है, कौन है जो ये पूरे मर्डर मिस्ट्री में सामने आ सकता है? देखिए, अगर बात की जाए कि इसके पीछे कौन है तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से एक टेररिज्म ग्रुप का मैसेज सोशल मीडिया टेलीग्राम पर आया था, जहां पर उन्होंने इस हत्याकांड या इस बॉम्ब ब्लास्ट प्लांटिंग की जो खबर थी उससे मुकर गए थे। उन्होंने बताया कि इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। अभी भी पुलिस यही फाइंड आउट करी है, क्योंकि इसमें टेररिज्म एंगल को भी जरूर खंगाला जा रहा है, जिसके चलते ही ये केस एटीएस को दिया गया था। लेकिन सूत्रों का कहना ये भी है, जो कि एक बहुत मुख्य कड़ी है, कि जो रुमाल इनके मुंह में रखा गया था, मर्डर करने वाले ने वो रुमाल इसलिए उनके मुंह में ज्यादा रखा था जिससे कि जो पानी है
वो उनके बॉडी में ना जाए और बॉडी तैरते हुए किनारे पर जल्दी ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं एक फुल फ्लेश प्लान्ड मर्डर है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस भी गैंग ने इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया है, जिसने भी इसे अंजाम दिया है, मनसुख का उनके साथ एक अच्छा व्यवहार था। लेकिन घर वालों ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की पारिवारिक रंजिश या दोस्ती में रंजिश नहीं कह सकते हैं। हालांकि अब तक एक और खास बात ये भी है कि मनसुख की जो गाड़ी पाई गई थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, उस गाड़ी के ओनर खुद मनसुख नहीं है और जो उसका ओनर है वो भी अभी तक लापता है। उसकी भी कोई जानकारी पुलिस द्वारा सामने नहीं आई है। तो एक के बाद एक कई सारे एंगल हैं, लेकिन 12 टीमें काम कर रही हैं, तो कहना जल्दबाजी होगी कि इसके पीछे कौन हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, ये जरूर साफ हो जाएगा कि कौन है इस हत्या के पीछे और किसकी साजिशें हो सकती है। जी शिवानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपडेट्स देने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमें बात करिए उद्योगपति मुकेश अंबाणीના કેસની, તો જે ઘરની બહારથી જે સ્કોર્પિયો ગાડી મળી આવી હતી તેમના જે ઓનર છે તે પણ હવે નવું નામ ખુલ્યું છે કે જે ઓનર છે તે મનસુખ નથી, બીજું જ કોઈ ઓનર છે અને તે હજુ પણ લાપતા છે।